बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अ, मैं लोकेश मालती प्रकाश, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली के इस वेब पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं और भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन का शुक्रिया अदा करता हूं इस फेसबुक लाइव के लिए, मुझे मौका देने के लिए, अपनी बात आपके सामने रखने के लिए। आज का जो विषय है, और मुझे लगता है, हाँ, थैंक यू प्रभाकर जी, थैंक यू संजय जी। दो लोग कम से कम हैं यहाँ पे, शायद और भी लोग आते होंगे। श्रीमंत राउत, शुक्रिया आपका। तो आज का विषय, जैसा कि संजय जी ने पोस्ट में लिख भी दिया है, कि ऑनलाइन शिक्षा आगे का रास्ता या पीछे धकेलने की साजिश। ऑनलाइन शिक्षा का बहुत धूम मचाया गया है पिछले कुछ समय में। और बिल्कुल, जय जय ओबीसी, जय संविधान श्रीमंत जी, जय संविधान। बहुत ज़रूरी है संविधान की बात करना और संविधान की याद दिलाना लोगों को यह बताना कि इस देश में संविधान नाम की कोई चीज़ भी है। और अभी जब हम लोग ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर बातचीत शुरू कर रहे हैं, आज की सबसे ताज़ा खबर, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि आपदा को अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दिल्ली पुलिस बाकायदे आपदा को अवसर बनाते हुए आगे बढ़ रही है। और पिंजरा तोड़ दिल्ली में एक विश्वविद्यालय की, यूनिवर्सिटी की छात्राओं का समूह है, संगठन है पिंजरा तोड़। उसकी दो एक्टिविस्टों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, देवंगना और नताशा। ये लोग एनटीसीए का जो मूवमेंट बना था, उसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका में थी। और ख़ास तौर से जो दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि जब दिल्ली में दंगे फरवरी के आखिरी हफ्ते में भड़के थे, उसके ठीक पहले एक एनटीसीए मोबिलाइजेशन था, उसमें इनकी भूमिका थी। इन दो एक्टिविस्टों को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, ये गिरफ्तार किया गया है। तो मैं ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में इस चीज़ को रख के देखने की कोशिश कर रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि इन्हें क्यों गिरफ्तार किया पुलिस ने, सरकार ने। दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार का नियंत्रण होता है उस पर। इन दो स्टूडेंट्स को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि एक आंदोलन में, सरकार के खिलाफ जारी नागरिकों के एक आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका में थी। इन दोनों को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने सही और गलत के बीच फ़र्क को समझने की कोशिश की, समझा, और जो सही लगा उसके हक में खड़े होने की, आवाज़ उठाने की हिम्मत की। ये कैसे संभव हुआ? बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं कैसे संभव हुआ इसके। एक पहलू ये भी है, ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये एक आंदोलन से, एक संगठन से जुड़ी हुई थी, एक संगठन की एक्टिविस्ट हैं ये लोग। और ये आंदोलन, ये संगठन किसका है? ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का संगठन है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि कुछ लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, वो बातचीत करते हैं, दोस्तियां करते हैं, और इस बीच अपने अधिकारों को लेकर संगठन बनाते हैं और संगठन के जरिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो जेएनयू में या जामिया में, अभी जामिया के स्टूडेंट्स भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं इसी आंदोलन, एनटीसीए मूवमेंट के संदर्भ में। वो आंदोलन में कैसे शामिल हुए? क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में थे, और यूनिवर्सिटी में आके स्टूडेंट्स ने अपने संगठन बनाए, उन संगठनों के जरिए आंदोलन में कूद पड़े। अब आप कल्पना कीजिए कि ये, अगर जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये थे, अगर वो यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ होती, वहाँ पे केवल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही होती, या ये ऑनलाइन कोर्सेज के स्टूडेंट होते किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो क्या ऐसे में ये पूरा आंदोलन संभव हो पाता? जिसमें इन आंदोलन में इनकी भागीदारी संभव हो पाती? आंदोलन तो ज़रूर होता, नागरिक आंदोलन करते हैं, लेकिन उन आंदोलनों में विद्यार्थियों की भागीदारी बतौर विद्यार्थी ये तभी संभव हो पाती है जब विद्यार्थी
फिजिकली एक कैंपस में आते हैं, आपस में जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, संगठन बनाते हैं। तो एक ऐसे दौर में जब सरकार ऑनलाइन शिक्षा के पीछे पूरा जोर अपना लगा रही है, हमें इस बात को याद रखना होगा कि हमारे विश्वविद्यालयों में बहुत सारी लड़ाइयाँ संभव इसीलिए हो पाई हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स फिजिकली मौजूद थे, आपस में मिलते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे और संगठित होते थे। अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन हैदराबाद विश्वविद्यालय का वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हैदराबाद विश्वविद्यालय में वो स्टूडेंट्स वहाँ एकजुट होकर, एक साथ होकर खड़े हो सके। अगर वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी होती तो ये ऐसे नहीं बन पाता, और यही बात हर जगह लागू होती। तो जब हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करेंगे तो क्यों सरकार इस ऑनलाइन शिक्षा को पुश कर रही है और क्यों हमारे जैसे लोग इसको लेके सावधान हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी एक वजह इस पूरे परिदृश्य में है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं दिल्ली में, उस संदर्भ में है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, अभी जब से ये लॉकडाउन अचानक शुरू किया गया 24 मार्च को, और लॉकडाउन होने के बाद से ही ऑनलाइन शिक्षा देने की एक होड़ सी मच गई हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में। मुझे जो खबर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी उस दौर में शामिल है, उस दौर में यूपी की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, और भी राज्यों की, हैदराबाद की का खबर भी मिला मुझे। आप महाराष्ट्र में, दिल्ली और दूसरे जगहों पे ज़रूर यही स्थिति बनी होगी। बहुत सारे जो स्कूली बोर्ड होते हैं, राज्य सरकारें होती हैं, वहाँ पे स्कूली शिक्षा में भी कोर्स ख़त्म करवाना, समय पे कोर्स ख़त्म करवाना, बच्चों बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, ये संवेदना दिखाते हुए ऑनलाइन पढ़ाई, व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़ाई, स्मार्टफोन पे वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के ज़रिए पढ़ाई की एक होड़ सी मच गई। और इस होड़ के पीछे एक बहुत बड़ा दबाव क्या काम कर रहा था कि कोर्स को पूरा समय पे किया जाए। और एक कोर्स जब आप पूरा करते हैं, फिर अगले कोर्स की सीढ़ी आपके सामने होती है। तो ये जो चक्र है, जहाँ पे हम एक पायदान से दूसरी पायदान, या तो एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चों को धकेलते हैं, या फिर एक एग्ज़ाम से दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, 12वीं के बाद आईआईटी और मेडिकल के तमाम एग्ज़ाम होते हैं। उसी तरह कॉलेजेस के बाद यूपीएससी से लेकर राज्य सिविल सेवा और तमाम दूसरे एग्ज़ाम होते हैं। तो ये जो एक चक्र है, ये चक्र थमे नहीं, इसका एक बहुत बड़ा दबाव इसके पीछे काम करता रहा, तो होड़ सी मच गई। और इस बीच भारत सरकार का ये आत्मनिर्भर भारत का पूरा पैकेज भी आया, और हम लोग अपनी बात करते रहेंगे, आप लोग अपने कमेंट्स बीच में दे सकते हैं। हालांकि उसमें मैं कितना ध्यान दे पाऊंगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कमेंट्स आप करते रहिए। कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, और मैं कम समय में अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा ताकि थोड़ा सा अगर सवाल जवाब हो सके, बातचीत हो सके। फेसबुक में बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव तो नहीं हो सकता है, जितना भी संभव है हम कोशिश करेंगे। तो भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज, इस पैकेज में बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। एक घोषणा शिक्षा को लेकर भी थी, जो आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा चरण था, तीसरी चौथी किश्त थी। उसमें एक बाकायदे एक कार्यक्रम भारत सरकार ने लॉन्च किया। और वैसे आपको बता दूं कि ऑनलाइन शिक्षा का ये जो होड़ अभी मचा है, ये ज़रूर अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी हमारे जो नीतिगत बहसें हो रही थी, जहाँ पे फैसले होते हैं, नीतियाँ निर्माण होती हैं, उसमें ऑनलाइन शिक्षा को लेके काफ़ी जोर रहा है। और ख़ास तौर से जब से उच्च शिक्षा को डब्ल्यूटीओ के लिए खोलने की बात उठी है, डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में जब से उच्च शिक्षा को वैश्विक बाजार के लिए खोलने की बात हुई है, तब से ऑनलाइन शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण आयाम की तरह सामने आई है, जहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है, जिसमें काफ़ी व्यापार करने की, मुनाफा कमाने की संभावना है। इस पे हम अंत में लौटेंगे भी, कितना व्यापार कितना मुनाफा।
तो प्राइम मिनिस्टर ई विद्या कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की ई विद्या कार्यक्रम, जो आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का हिस्सा है। इसमें क्या है, इसके उच्च शिक्षा से इसमें जुड़ी हुई बात यह है कि देश की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़, 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, उनको सरकार ये अधिकार देगी कि वो 31 मई तक ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर सकें। ये ऑनलाइन कोर्सेज क्या मुफ्त में होंगे या बच्चों से, विद्यार्थियों से पैसा लिया जाएगा? उनके लिए लोन दिए जाएंगे? वो ऑनलाइन कोर्सेज एक्सेस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, किन किन कोर्सेज में होंगे, ये सब बातें नहीं बताई गई हैं। और ये 100 यूनिवर्सिटीज़, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। लेकिन सिर्फ 100 ही क्यों? अगर आपको ये लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़, उनका अधिकार, उनकी ऑटोनॉमी इन 100 से कमतर क्यों है? अगर आपको लगता है कि 100 श्रेष्ठ हैं, तो 100 श्रेष्ठ के बाद की यूनिवर्सिटीज़ श्रेष्ठ क्यों नहीं है? उनको श्रेष्ठ बनाने का काम तो सरकार का ही काम है। वो काम सरकार क्यों नहीं कर रही है? हर यूनिवर्सिटी को श्रेष्ठ क्यों नहीं बना रही है? ये सवाल है, उठता है, लेकिन इन सवालों पे पर्दा डाल दिया जाता है और 100 श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन कोर्स कराएंगी, इसका ढिढोरा पीट के ऐसा लगता है कि कोई बड़ी क्रांति होने जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। खैर, ई विद्या कार्यक्रम का ही दूसरा हिस्सा है दीक्षा कार्यक्रम। एक कमेंट आया है कि सरकारी नीति के बारे में लगभग सभी पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं और अब सवाल है कि क्या हम इसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे या विरोध करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि समझ रहे हैं, लेकिन सभी पढ़े लिखे लोग समझ रहे हों ऐसा कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है जो नहीं समझ रहा है, जो सरकार के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करता है। और इसीलिए, और ये बात आज से नहीं है, ये हमारे यहाँ से जब से ये आधुनिक शिक्षा का पूरा तंत्र खड़ा किया गया, तब से ये समस्या है। और ज्योतिबा फूले का अगर आप 1880 का मेमोरेंडम जो उन्होंने हंटर कमीशन को दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था हायर एजुकेशन के संदर्भ में कि ये जो हायर एजुकेशन है इस समय देश का, वो 1880 की बात कर रहे थे। उस समय बोला उन्होंने कि हायर एजुकेशन लोगों को निकम्मा बना रहा है, ये केवल क्लर्क बनाने की शिक्षा देता है। इसमें लोगों को, वो लोग ये जो शिक्षा पाते हैं वो सचेत नागरिक नहीं बन पाते हैं। फुले चाहते थे कि शिक्षा इंसान को सही और गलत के बीच का भेद करना सिखाए। वो वाली शिक्षा न 1880 में औपनिवेशिक सत्ता हमें दे पा रही थी, और वो शिक्षा न आज़ादी के बाद की कोई सरकार हमें दे पाई है, और न ही आज की राष्ट्रभक्त सरकार जो है कथित, वो हमें दे पा रही है। सही और गलत के बीच भेद करने की शिक्षा, एक संपूर्ण मानव व्यक्तित्व विकसित कर पाने की शिक्षा, ये नहीं दिया जा रहा है। तो खैर, दीक्षा कार्यक्रम स्कूली शिक्षा को लेकर के है, प्रधानमंत्री विद्या पैकेज का दीक्षा कार्यक्रम, और इसका नारा है, ये सरकार हर चीज़ के लिए एक नारा रखती है। कुछ जैसे जब मदारी तमाशा दिखाते हैं तो कुछ आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा ही तमाशा है। तो इसमें आकर्षक नारा है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। राष्ट्र को लेकर के हमारे बहुत सारे सवाल हैं। भारत एक राष्ट्र है, होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में एक अलग फेसबुक लाइव की मांग करता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन भारत को एक राष्ट्र बनाने की जो तस्वीर हमारे सामने रखी जाती है, वो कैसा राष्ट्र होता है? उसमें एक खास भाषा देव भाषा बन जाती है, क्लासिकल भाषा बन जाती है, सभी भाषाओं की और सभी संस्कृतियों का स्रोत बन जाती है। उसमें एक खास जाति की संस्कृति देश की संस्कृति बन जाती है। कुछ खास परंपराएं देश की परंपरा बन जाती है, राष्ट्र की परंपरा बन जाती है।
तो ये एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें कितने कितनी विविधताओं को बाहर किया गया है, इस पे हमको विचार करना पड़ेगा। हम लोग, मैं इस समय जहां बैठा हुआ हूं, एक स्थिति ये भी है, मैं अपने कंप्यूटर पे ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करके आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, आप लोग अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे सुन पा रहे हैं। सभी लोग इतनी आसानी से, इतनी सुविधा के साथ यह काम नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग नेटवर्क के फ्लक्चुएशन का सामना कर रहे हों, और हो सकता है बहुत सारे लोग चाह कर भी जुड़ ना पा रहे हों क्योंकि उस तरह का नेटवर्क ही ना उनके पास उपलब्ध हो। तो ये आज की स्थिति में है, इस हालत है देश में। बहुत जगहों पे तो मोबाइल के नेटवर्क ही नहीं लगते हैं। तो एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक तो ये असमानता जो है, इस पे आप पर्दा डाल देंगे या इसको दूर करेंगे, ये सवाल बचा रह जाता है। इस सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया है। उसके बाद ये डिजिटल डिवाइड के अलावा भाषा की, बोलचाल का जो लहजा होता है उसकी, जो कोर्स पढ़ाया जाएगा उसकी, जिन अलग अलग इलाकों में लोग रहते हैं, जिन अलग अलग सांस्कृतिक परिवेशों से आते हैं, वो तमाम विविधताएं हैं। तो क्या ये इस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो विविधताएं रहेंगी, या उनको भी उसी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा जिस तरह से एक राष्ट्र के नारे के अंदर बहुत सारी विविधताओं को, बहुत सारी आवाज़ों को ध्वस्त कर दिया जाता है। जैसे कि पिंजरा तोड़ और जामिया के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके आवाज़ों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये सवाल, इस सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया है। वो सरकार चाहती भी नहीं है कि ये सवाल लोग पूछें, लेकिन हम पूछ रहे हैं यहाँ से। ई दीक्षा कार्यक्रम में ये सरकार ने दावा किया है कि 25 करोड़ स्कूली बच्चों को इससे फायदा मिलेगा। 25 करोड़ स्कूली बच्चों को। ऑनलाइन शिक्षा के बारे को लेकर कि ये मेरा शायद तीसरा सत्र है। माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में चाय भी पी रहा हूँ। तो मैंने बार बार ये बात कही है और फिर से इसे कहना ज़रूरी है कि ये सरकार जब बोलती है कि 25 करोड़ स्कूली बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, तो मैं पूछना चाहूँगा कि किन 25 करोड़ बच्चों को, उसमें कौन से बच्चे शामिल हैं, ये साफ किया जाए। क्या उनमें वो बच्चे जो आज की स्थिति में, जो लॉकडाउन के बाद से अपने परिवारों के साथ सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो बच्चे भी शामिल हैं? इनमें क्या वो बच्चे भी शामिल हैं जो एक एक स्कूलों, एक एक कमरे के स्कूल में पढ़ते हैं, एक एक टीचर के स्कूल में पढ़ते हैं? इसमें क्या वो बच्चे भी शामिल हैं जो 200, 300, 400 रुपए महीने वाली स्कूलों में पढ़ते हैं? इसमें क्या 10,000, 20,000 से लाखों रुपए तक की फीस लेने वाले स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले, स्कूलों में जो पढ़ते हैं बच्चे, वे भी शामिल हैं? इसमें नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के भी बच्चे शामिल हैं? कौन से बच्चे हैं ये 25 करोड़ में? क्या ये सभी शामिल हैं? क्या इन सबको बराबर फायदा मिल जाएगा? और जबकि ये सरकार जानती है कि इस देश में यह स्थिति है कि तमाम ये मोबाइल रिवॉल्यूशन और स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन वगैरह नारे उछालने के बावजूद एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसकी ज़िंदगी के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो स्कूल के बाहर किसी ऐसी जगह पे बैठ के शिक्षा हासिल कर सके जो बराबरी की स्थिति की हो, जो ऐसी स्थिति हो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिस स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं, उसी स्थिति में किसी बस्ती में रहने वाले बच्चे भी क्या ले पाएंगे वो शिक्षा? तो ये 25 करोड़ बच्चों को जो फायदा मिलने का नारा लगाया जा रहा है दीक्षा कार्यक्रम में, उस नारे में कितनी हकीकत है, इसको लेके हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। इसके बाद दीक्षा कार्यक्रम का जो कंटेंट होगा, विषय वस्तु होगी, जो उसमें पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होंगी, वो 14 भाषाओं में होंगी। 14 भाषाएं तो बहुत बड़ा लगता है। और ये राज्य सत्ता जो अंग्रेज़ी और उसके बाद बहुत हुआ तो रो पीट करके हिंदी के दायरे से बाहर नहीं निकल पाती है, उसके लिए 14 भाषाएं लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया गया है। जबकि ये अपने आप में एक भटकाने वाली बात है, क्योंकि हमारे संविधान में तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में।
तो बाकी 14 के ऊपर की जो भाषाएं हैं, जो 7-8 भाषाएं बच गई, उनका क्या? और 22 भाषाओं के अलावा जो बहुत सारी भाषाएं, गोंडी भाषा मेरे ख्याल से 8वीं अनुसूची में नहीं है, भोजपुरी नहीं है, उन भाषाओं के बच्चों का क्या? और आप बोल रहे हैं कि 25 करोड़ बच्चों को फायदा मिलेगा, तो क्या भोजपुरी बोलने वाले या गोंडी भाषा बोलने वाले बच्चे जो है वो इस 25 करोड़ बच्चों में आते हैं या नहीं आते हैं? ये सवाल हमको उठाना पड़ेगा। ये भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, दीक्षा कार्यक्रम, पीएम ई विद्या कार्यक्रम का हिस्सा है। तो क्या इसमें सभी बच्चे शामिल हैं? ये हमको पूछना पड़ेगा। उसके बाद ई विद्या कार्यक्रम का अगला हिस्सा है विद्यादान। अब क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं वहां पे हम अंबेडकर की बात करते हैं, हम फुले की बात करते हैं, और अंबेडकर और फुले का जो दर्शन है और उससे इंस्पायर्ड जो आंदोलन है, वो तालीम को दान की वस्तु नहीं मानता है। हमारे लिए तालीम किसी के दान करने की चीज नहीं है। हम किसी के दान के भरोसे बैठ के तालीम हासिल करने की उम्मीद लगाए हुए नहीं बैठे हैं। ये हमारा हक है, और भारतीय राज्य सत्ता की अगर कोई वैधता है, कोई लेजिटिमेसी है बने रहने की, तो वो तभी तक है जब तक कि वो हम सबको हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण तालीम, समतामूलक तालीम हमको मुहैया करा सके। अगर वो नहीं करा सकती है तो उसका कोई हक नहीं है बने रहने का, उसको ध्वस्त हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो ये राज्य सत्ता जिसकी जिम्मेदारी है हमें तालीम, हमारे तालीम के अधिकार को मुकम्मल करना, वो विद्यादान कार्यक्रम की बात करती है। मतलब कि हमें शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें कैसी शिक्षा मिलेगी, किस क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, ये बात वो लोग तय करेंगे जो दान में हमको कुछ देने वाले हैं। और कौन लोग ये दान करेंगे? विद्यादान का मतलब क्या है? विद्यादान का मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति या कुछ संगठन लर्निंग रिसोर्सेज दान करेंगे, इस दीक्षा कार्यक्रम के तहत उनको देंगे। तो कौन व्यक्ति होंगे और कौन से संगठन होंगे? मैंने कल सत्यशोधक विद्यार्थी सभा के बातचीत में ये बात कहा था कि भाई इसमें सत्यशोधक विद्यार्थी सभा के बच्चे नहीं होंगे, के युवा नहीं होंगे। सत्यशोधक विद्यार्थी सभा नहीं होगा जिसको बुलाया जाएगा कि आओ हमारे लिए लर्निंग रिसोर्सेज बनाओ। आपको नहीं बुलाने वाली है सरकार लर्निंग रिसोर्सेज के लिए। वो पिंजरा तोड़ जिस ग्रुप की युवा स्टूडेंट्स आज गिरफ्तार की गई हैं, उस समूह को भी नहीं मौका मिलेगा कुछ लर्निंग रिसोर्सेज देने के लिए, उनके लिए भी नहीं है। ये मौका मिलेगा दीनानाथ बत्रा को, आरएसएस के दूसरे जितने भी पुछल्ले संगठन हैं, आरएसएस गैंग के जो हिस्से हैं, उनको मौका दिया जाएगा कि वो विद्यादान के जरिए, के चोर दरवाजे के जरिए जो नफरत और जो मूर्खता आप अभी अनौपचारिक रूप से फैला रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए और दूसरे फेसबुक और दूसरे माध्यमों से, वो बाकायदे शिक्षा व्यवस्था के भीतर रच बस करके अपनी मूर्खता, अपनी नफरत की राजनीति को फैला सके। ये है विद्यादान कार्यक्रम। इसके बाद ई विद्या कार्यक्रम का अगला हिस्सा है सरकार का कि न्यू नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। एक नया पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षा पद्धति के खाके की एक नया खाका बनाया जाएगा। कैसा करिकुलम होगा स्कूलों में और किस तरह की और कैसी शिक्षा दी जाएगी, इसका एक खाका, जैसे कि नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 में बना था, कुछ उस तरह की चीज ये अब नए सिरे से बनाएंगे। और ये जो खाका होगा वो ग्लोबल और 21st सेंचुरी स्किल रिक्वायरमेंट्स, इनसे इंटीग्रेटेड खाका होगा। मतलब जो वैश्विक और 21वीं सदी की स्किल रिक्वायरमेंट्स, कुशलता की, कौशल की जो ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से नई पाठ्यचर्या का, नई शिक्षा पद्धति का खाका तैयार किया जाएगा। हम शिक्षा पद्धति कैसी होगी, करिकुलम कैसा होगा, पाठ्यचर्या कैसी होगी, जब हम इस बहस में जाते हैं, जब इसकी बात करते हैं, तो हम इस
दिशा में जाते हैं कि शिक्षा कैसी होगी और शिक्षा का मकसद क्या है, हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जब हम ये तय करते हैं, उसके आधार पे हम अपने करिकुलम को करिकुलम की जो फ्रेमवर्क है, खाका है, जो पेडागॉजी है, उसको तय करते हैं। और जब शिक्षा कैसी है इसकी बात होती है, तो हम लोग आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं, हम कहते हैं कि एक बराबरी की शिक्षा हो, एक ऐसा समाज बनाने लायक शिक्षा हो जो लोकतांत्रिक हो, जहाँ पे भगत सिंह ने कहा था कि इंसान इंसान का शोषण न कर सके, ऐसा समाज बनाने वाली शिक्षा। तो हमारी शिक्षा का उद्देश्य न्यायमूलक समाज बनाने का है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सरकार का जो नया खाका है बनेगा, वो किस लिए बनेगा कि वैश्विक स्तर के और 21वीं सदी के स्किल रिक्वायरमेंट्स, कुशलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनेगा। एक तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है ग्लोबल। ग्लोबल क्या होता है, और क्या इस ग्लोबल में न्याय के प्रति पक्षधरता शामिल है? क्या इस ग्लोबल में बराबरी का मूल्य शामिल है? इंसानियत को क्या आप ग्लोबल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, मैं जानना चाहता हूं। इंसानियत क्या ग्लोबल है, या सिर्फ कल पुर्जे बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, यही ग्लोबल होता है? इंसानियत ग्लोबल नहीं होती है। ये सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें बार बार बोला जाता है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, 21st सेंचुरी, क्या होता है इसका मतलब? बर्टोल्ट ब्रेख्ट की एक कविता है, कविता का अंश है कि रेडियो के जरिए चली आई वही पुरानी मूर्खताएं, और समझदारी चली आई मुंह जबानी। तो 21वीं सदी और ग्लोबल के नारे के भीतर, के ट्रोजन हॉर्स के भीतर, वही पुरानी मूर्खताएं और नफरत की राजनीति और गुलाम मानसिकता बनाए रखने की राजनीति धकेली जा रही है। जबकि जो इंसानियत के मूल्य हैं, जब हम उसको अपनी शिक्षा का आधार बनाएंगे, तो शायद इस तरह के लुभावने नारों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। उसके बाद अगला इसका हिस्सा है कि नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, ये लॉन्च किया जा रहा है। और ये खास बात है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति का पिछला जो खाका था, कस्तूरी रंगन साहब ने जो पेश किया था, उनकी कमेटी ने जो पेश किया था, उसमें कहा गया था, रोना रोया गया था कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पे बच्चे जो 5वीं के बच्चे हैं, वो पहली दूसरी तक के बच्चों के बराबर उनकी काबिलियत नहीं होती है जैसी होनी चाहिए। और ये रोना बहुत लंबे समय से रोया जा रहा है। और बहुत सारे असर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, असर के सर्वेज आते हैं जो बताते हैं साल दर साल की सरकारी स्कूलों के बच्चे तो कितना कम सीख पा रहे हैं, कितना बुरा हाल है। वो सर्वे में ये कभी नहीं बताया जाता, या पता नहीं ये कभी मुद्दा उठाया गया है कि नहीं, कि 1966 में कोठारी कमीशन ने कहा था, 64 या 66 में कोठारी कमीशन ने कहा था कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। और तब से लेकर 2020 तक 6% कभी नहीं, जीडीपी का 6% कभी नहीं खर्च किया गया। तो यानी जो गैप है इतना बड़ा, जिस चीज के ऊपर 100 रुपया हर साल खर्च करना था, आपने उस चीज पर कभी 20 रुपए, कभी 25 रुपए, कभी 30 रुपए खर्च किए, कभी 50 रुपए बहुत ज्यादा हिम्मत कर ली तो खर्च किए। तो जाहिर बात है कि गैप, जो फाइनेंशियल गैप है, बहुत लंबा बन गया है। इसीलिए सरकारी स्कूलों के क्लासरूम टूटते गए, उनकी डेस्क बेंच टूटती गई, उनकी दीवारों छतें टपकने लगी, दीवारों के प्लास्टर झड़ने लगे, लाइब्रेरीज गायब होने लगी, प्रयोगशालाएं खस्ता हाल हो गई। हालत ये हो गई कि सरकारी स्कूलों को गोद लेने जैसी योजनाएं आने लगी। इतना बड़ा फाइनेंशियल गैप जो पॉलिसी लेवल पे तय करके खड़ा किया गया, बनाया गया, इसकी पॉलिटिक्स को असर की रिपोर्ट्स में, असर के सर्वेज में नहीं लाया जाता है सामने। उसमें बस ये बताया जाता है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे सीख नहीं रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे सीख रहे हैं, या प्राइवेट स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ रहा है। तो मतलब एक माहौल प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में खड़ा किया जा रहा है। और ये नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन जो है, इसी संदर्भ में हमारे सामने लाया गया है। और कस्तूरी रंगन कमेटी में ये सिफारिश की गई है कि
ये जो गैप है, ये जो बच्चों को साक्षरता और संख्या ज्ञान देने के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती की जानी चाहिए, और लगभग 1 करोड़ की संख्या में वॉलंटियर्स भर्ती करने की बात इस कमेटी ने कही है, जो बच्चों को बुनियादी साक्षरता देंगे। अब ये देखिए, ये कौन सी सरकार किस दौर में कर रही है, और किसी भी दौर में करती तो भी सावधान रहने की बात थी कि कौन से लोग होंगे वो वॉलंटियर्स, पहली बात, और क्यों होंगे। साक्षरता जो हम जिन स्कूलों में पढ़े, हमने जो साक्षरता सीखी वो टीचर्स ने ही हमें सिखा दी, उसके लिए हमको वॉलंटियर्स की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। तो स्कूलों में अगर आप टीचर्स की भर्ती करेंगे, अगर आप स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशियो जो होता है उसको आप ठीक रखेंगे, कम रखेंगे। आरटी एक्ट में एक टीचर पे 30 बच्चों की बात कही गई है, हालांकि वो बहुत पिछड़ा हुआ रेशियो है। ज़्यादातर ऐसे देश जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे एक टीचर पे 10 या 15 स्टूडेंट्स की बात देखी जाती है। तो जब तक इस स्थिति में आप नहीं आएंगे तब तक बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हमेशा डामाडोल स्थिति में बना रहेगा। और वॉलंटियर्स आप लाएंगे तो इसमें एक खतरा ये भी है, जो अभी ऊपर भी ये बात आई थी, कि कौन से लोगों को, किन संगठनों को वरीयता दी जाएगी। वो बहुत हद तक संभव है कि आरएसएस के लोग हों, और ऐसे ही तमाम हिंदूवादी, हिंदू दक्षिणपंथी जो संगठन हैं उनके लोग हों। और वो क्या काम करेंगे, बच्चों को किस तरह की शिक्षा देंगे, ये हम सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको एक बानगी मैं देता हूँ कि भोपाल में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे गर्भाधान संस्कार के क्लासेस एक बीच में चले थे, ऐसी खबर आई थी, जिसमें मंत्रोच्चार वगैरह जैसी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। तो हमारे बच्चों को क्या वही शिक्षा देने के उपाय किया जा रहा है? उनको क्या पढ़ाया जाएगा? ये कौन से वॉलंटियर्स होंगे और कौन सी साक्षरता देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर बच्चों के दिमाग पे आपने गलत इंप्रेशन बनाया तो वो लंबे समय तक बना रहेगा। तो ये बड़ा खतरा है। ये पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो कोविड महामारी का बहाना लेकर इस आपदा को अवसर में बदलकर सरकार ने हमारे सामने पेश किया है। एक पहलू ऑनलाइन शिक्षा का ये है हमारे सामने। दूसरा पहलू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्स जैसे तैसे पूरा हो गया लॉकडाउन की घोषणा के बाद। उसके बाद एक सर्कुलर निकाला यूनिवर्सिटी ने कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कराए जाएंगे, और उसके लिए टीचर्स को आदेश दिया गया है, फरमान जारी किया गया है कि आप प्रश्न पत्र अपने बना के हमको दीजिए जल्द से जल्द। और ऑनलाइन एग्जाम कैसे होंगे कि एक खास दिन जो यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगा कुछ समय के लिए, कि एक वेबसाइट पे एक पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पे क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र स्टूडेंट्स के लिए हाजिर होंगे। आपको वो प्रश्न पत्र डाउनलोड करना होगा, 4 या 5 ऐसे टाइप आंसर्स लिखने होंगे, 10-15 पेज, आप जो भी जितना लिखने की आप में क्षमता हो। उसके बाद आपको अपना आंसर शीट स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके लिए 3 घंटे का लगभग समय आपको मिलेगा। अब इस एग्ज़ाम में कौन लोग बैठ सकते हैं? वही लोग बैठ सकते हैं जिनके पास इंटरनेट हो। जब आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए थे तब उस समय ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अचानक कोविड महामारी का बहाना बनाकर इंटरनेट को एक शर्त की तरह आपके सामने पेश कर दिया गया। अगर इंटरनेट आपके पास नहीं होगा तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और इंटरनेट सिर्फ हो इससे काम नहीं चलेगा, एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन, रिलायबल कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस 2-3 घंटे के विंडो में आपने प्रश्न पत्र डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर दिए अपने जवाब, तो विंडो बंद हो जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे। आपके पास एक स्कैनर होना चाहिए, जो आंसर, जो जवाब आप कागज़ पे लिखेंगे उस जवाब को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अगर आप मोबाइल से फ़ोटो खींच के अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि तस्वीर साफ ना आए, और एग्जामिनर अगर आपके आंसर शीट की तस्वीर को देख ही नहीं पाएगा या पाएगी तो हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले, आप फेल कर दिए जाए। और वो यूनिवर्सिटी, वो स्टूडेंट्स जो विकलांगता
की चुनौती झेल रहे हैं, जो मान लीजिए देख नहीं सकते हैं, वो क्या करेंगे? वो राइटर का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? राइटर की सुविधा दी जाती है, जो स्टूडेंट्स देख नहीं पाते हैं, उनके लिए राइटर होते हैं, वो अपने साथ एक राइटर ला सकते हैं जो लिख सकते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में कौन से राइटर को अपने घर वो लाएंगे? क्या कोई तैयार होगा? पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग ये जो बातचीत कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस, कोई आवाज़, कुछ नहीं है, एक कमरा है मेरे पास। क्या हर स्टूडेंट के पास ये सुविधा उपलब्ध होगी जहाँ पे वो 3 घंटे घर पे बैठ के बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना पेपर लिख सके? कितने घरों में इस तरह की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल सुविधा मौजूद है? ये एक सवाल हमें उठाना चाहिए, पूछना चाहिए। ये दूसरी बानगी है ऑनलाइन शिक्षा की। और तीसरी, चौथी, बहुत सारी ऐसी बानगियां, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। दिल्ली में ही दिल्ली सरकार के एक कोई कंसल्टेंट हैं शिक्षा विभाग के, इनका एक आर्टिकल आया था अखबार में, जिसमें उन्होंने बड़ी वाहवाही की कि हमने तो मोबाइल से क्लासेस शुरू कर दी और कितने स्टूडेंट्स तक हम पहुंच गए मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, वगैरह वगैरह। यूपी में भी यूपी सरकार ने कुछ 5 स्टेप की योजना बना ली है। इस तरह के तमाम स्थितियां बन रही हैं, और इसमें क्या गड़बड़ियां हैं? कुछ गड़बड़ियां एक्सेस की हैं कि कौन इंटरनेट देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, लेकिन सिर्फ मामला इतना नहीं है। क्योंकि हालांकि ये बात अभी तक पॉलिसी लेवल पे इस तरह नहीं कहा गया है कि सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा रहेगी, लेकिन ये खतरा है कि ऑनलाइन शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि हमें इससे दिक्कत क्या है, हमारी परेशानी क्या है? एक परेशानी, हमारी एक ऑब्जेक्शन जिसका जिक्र आ चुका है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन है। जब स्टूडेंट्स, खासतौर से उच्च शिक्षा के संदर्भ में ये बात तो पूरी तरह लागू होती है कि जब स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी में आते हैं, या जब टीचर्स एक यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो वो सिर्फ मशीन की तरफ पढ़ते या पढ़ाते नहीं हैं। वो आपस में बात करते हैं, वो चाय पीते हैं, वो दोस्तियां करते हैं, और वो संगठन बनाते हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो ऑनलाइन शिक्षा का फरमान, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो फरमान जारी किया है, इसके खिलाफ ड्यूटा ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर्स एसोसिएशन है, उसने आवाज़ उठाई है, जिसको यूनिवर्सिटी सुनने को तैयार नहीं है। और इसी तरह कई यूनिवर्सिटीज़ के मूवमेंट्स जो चले, चाहे वो हैदराबाद विश्वविद्यालय में जो वहाँ के वीसी की दमनकारी नीतियाँ थी, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने जो आंदोलन चलाया, उसमें टीचर्स ने इन आंदोलनकारी स्टूडेंट्स का काफ़ी साथ दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स वो संगठित होकर लड़ाई लड़ते हैं। और जब पिछले 2-3 सालों में कितने विश्वविद्यालयों के कैंपसेस में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स एकदम अलग रुख, अलग तेवर में हमने देखी है, और ये सरकार घबराई। रोहित वेमुला का उदाहरण यहाँ पे बहुत ही प्रासंगिक होगा। क्यों सरकार, केंद्रीय सरकार उनके पीछे पड़ गई? ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर एक अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसमें बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा संगठन कोई है, यूनिवर्सिटी कैंपस का एक संगठन है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भारतीय राज्य सत्ता का जो केंद्र की सरकार है वो घबरा गई। क्यों? क्योंकि वो एक कैंपस में संगठित हो गए थे। तो ये जो पॉलिटिकल डायमेंशन है ऑनलाइन शिक्षा का, ये हमें इसको देखना पड़ेगा कि अगर ये स्टूडेंट्स, ये टीचर्स एक जगह पे फिजिकली मौजूद नहीं होंगे, तो उनके संगठित हो पाने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाएंगी। लगभग। हो सकता है कि तरीके निकालें, लेकिन अभी जिस तरीके से संगठित हो जाते हैं वो तो नहीं हो पाएंगे, और ये सरकार के लिए बड़े फायदे की स्थिति है। मैंने आज तक जैसे पत्राचार कोर्सेज के स्टूडेंट्स या फिर ऑनलाइन कोर्सेज के स्टूडेंट्स का संगठन बना के लड़ाइयाँ लड़ पाना है, इसके उदाहरण बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओपन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है,
उसके उन स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाने वाला संगठन है, लेकिन वह वैसा एकमात्र संगठन अब तक मुझे देखने को मिला है। और ये स्थिति हर जगह नहीं बन पाई है। इग्नू के स्टूडेंट्स का ऐसा कोई यूनियन है, मुझे नहीं मालूम। और दूसरे तमाम ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके स्टूडेंट्स यूनियन है, मुझे नहीं मालूम। ऑनलाइन कोर्सेज जो अभी चल रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स क्या अपने यूनियन बना पाते हैं? इसका कोई उदाहरण नहीं है हमारे सामने। अगर जामिया या जेएनयू या हैदराबाद यूनिवर्सिटी अगर ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ होती, तो क्या जैसे आंदोलन हमको यहाँ पे देखने को मिले, क्या वैसे आंदोलन संभव हो पाते? बहुत मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सरकार को बहुत अच्छा लगता है कि ऑनलाइन कोर्स दिए जाए। आप घर बैठिए, फेसबुक पे पढ़ाई कीजिए, वीडियो स्ट्रीमिंग से पढ़ाई कीजिए। उससे आप संगठित हो पाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक और ऑनलाइन के तरीकों के ज़रिए जो संगठन बनते भी हैं, उनके पीछे भी एक उनकी बुनियाद में कहीं ना कहीं ऐसे संगठन होते हैं, ऐसे समूह होते हैं जो फिजिकली एक जगह मिलते हैं, जुलते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तो उस संभावना को खत्म करके सरकार अपने लिए एक बहुत बड़ी चुनौती को खत्म कर देना चाहती है, एक झटके में खत्म कर देना चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है सरकार के लिए। दूसरा, अब ऑनलाइन शिक्षा एक नया फॉर्मूला है। वो कोका कोला के नए फ्लेवर जैसा है मामला। लेकिन कोका कोला किसी भी फ्लेवर में आ जाए, उसके पीछे कॉरपोरेट पूंजी की जो संरचना है वो खत्म नहीं हो जाती है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, जो हम पे थोपी गई है, जो हमारे सामने हमको दी गई है, उसको किसी भी फ्लेवर में आप रख दीजिए, उसकी जो बुनियादी संरचनाएं हैं वो तो मौजूद रहती ही हैं। और वो कैसे रहती हैं? अब ये जो पीएम ई विद्या का कार्यक्रम है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो ऑनलाइन कोर्सेज का कार्यक्रम चलाया है और ऑनलाइन परीक्षाएं लेने जा रही है, या दूसरी तमाम राज्य सरकारें और उनके शिक्षा विभाग जिस तरह के ऑनलाइन कार्यक्रमों की तरफ बढ़ रहे हैं, इन कार्यक्रमों को बनाने में, इनको लागू करने में टीचर्स की और स्टूडेंट्स की और उन स्टूडेंट्स से जुड़े दूसरे लोगों की, समुदाय की कितनी भागीदारी रही, ये एक सवाल है। जबकि एक हमारे सामने कई बार ये बातें आती हैं कि ऑनलाइन माध्यमों के जरिए लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ। तकनीक के जरिए भागीदारी बढ़ाना संभव है, लेकिन तकनीक के जरिए भागीदारी, लोकतांत्रिकरण और विकेंद्रीकरण बढ़ाना तभी संभव हो पाएगा जब हमारे अंदर ऐसा करने की मंशा हो। अगर हम चाहते ही नहीं है लोकतांत्रिकरण, अगर हम चाहते ही नहीं है लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कराना, तो अपने आप ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। इंटरनेट केवल एक जरिया है। आप उस जरिए का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। आप लोकतंत्र को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किया जा रहा है। आप समाज को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किया जा रहा है। और जो इस समय के हुक्मरान हैं देश के, वो तो बखूबी कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। व्हाट्सएप का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए, दंगे भड़काने के लिए किया जा रहा है। आप जितना ऑनलाइन शिक्षा नहीं देंगे, उससे ज्यादा शिक्षा तो दंगे भड़काने की दे चुके हैं। तो खैर, तो ये जो केंद्रीकृत व्यवस्था है, केंद्रीकरण है और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है शिक्षा के ऊपर, ऑनलाइन शिक्षा इसको तोड़ती हुई नहीं दिख रही है। बल्कि ये जो पैकेज ऑनलाइन का हम पे थोपा जा रहा है, इसमें ये केंद्रीकरण कुछ नए तरीके से हमारे सामने आ रहा है। इसमें तो यूनिवर्सिटी में कोई भी फैसला जब लिया जाता है, तो यूनिवर्सिटीज़ के कुछ संरचनाएं होती हैं। उसमें एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरे तमाम लेवल्स होते हैं, स्तर होते हैं। और वो चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम बनाया गया है, जिसकी खामियां हैं, जो अपने आप में एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज में तो उन सभी चीज़ों को ध्वस्त करके शॉर्टकट निकाले जा रहे हैं। और दिल्ली सरकार ने जो अपना स्कूली शिक्षा का में ऑनलाइन कार्यक्रम बनाया है, उसमें तो कोचिंग सेंटर्स
कोचिंग संस्थान शामिल हैं उसके निर्माण में और उसके प्रचार प्रसार में। उसमें कुछ एनजीओज को भी मौका दिया गया है, लेकिन उसमें टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और व्यापक समुदाय को कोई भागीदारी का मौका नहीं दिया गया हो, इसकी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। तो ये जो केंद्रीकरण है वो एक दूसरा बड़ा खतरा है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के पीछे एक बहुत बड़ा बाजार है, और जहां बहुत बड़ा बाजार होगा वहां बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां शामिल होंगी, और इन कंपनियों के ऊपर कितना डेमोक्रेटिक कंट्रोल है आपका, आप खुद कल्पना इसकी कर सकते हैं। इस बारे में हम अभी यहाँ बहस नहीं करेंगे। बाजार के ऊपर कितना हमारा नियंत्रण है, ये सोचने वाली बात है। तो ये पॉलिटिकली ऑनलाइन शिक्षा का खतरा है। दूसरा खतरा है सेंट्रलाइजेशन, एक नए लेवल पे जाएगा, और हमारी शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन बना हुआ था, जिसमें शिक्षकों की, स्टूडेंट्स की भागीदारी और व्यापक समुदाय की भागीदारी पहले से ही बहुत सीमित थी, उसको और कम किया जा रहा है। तो ये खतरनाक पहलू है। तीसरी बात है, और अच्छा एक बात और है तीसरी बात आने से पहले, क्योंकि ये राजनीतिक सवाल जो था और जो सेंट्रलाइजेशन का मसला है उससे जुड़ा हुआ है, और ये है एक रूपता, होमोजेनिटी। अब जैसे ये एक राष्ट्र और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस तरह के जब नारे लगते हैं तो इसमें विविधता के लिए गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है। और ये बात दीक्षा कार्यक्रम, विद्यादान, ई विद्या, ये जो नाम है उसमें ही एक तरह का संस्कृत के प्रति सरकार का मोह दिखाई दे रहा है, जाहिर हो रहा है। और हमको ये सवाल उठाना पड़ेगा कि भाई संस्कृत में ही ये नाम क्यों है? ये नाम दूसरी भाषाओं में, तमाम भाषाएं हैं देश में, दक्षिण की भाषाएं हैं, उत्तर पूर्व की, नॉर्थ ईस्ट की, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया। अरे गुजराती में रख लेते ना, गुजराती का भी नंबर नहीं आया, संस्कृत के आगे गुजराती भी नहीं ठहर पा रही है। तो ये एक रूपता थोपने का एक पहलू है भाषा का। इसके अलावा जैसे हमारे स्कूली शिक्षा के तंत्र में और हायर एजुकेशन में भी हमेशा एक टेंडेंसी रही है कि एक जगह पे पाठ्यक्रम बना दिया जाए, एक जगह पे किताबें बना दी जाए, उसके बाद उसको हाशियों की तरफ उसका प्रचार प्रसार किया जाए। और इसके पीछे पूरा हमारा औपनिवेशिक इतिहास है। जो अंग्रेज बहादुर थे, औपनिवेशिक हुकूमत थी अंग्रेजों की, वो हिंदुस्तानियों पे भरोसा नहीं करती थी। हिंदुस्तानियों के कैरेक्टर पे अंग्रेजों को भरोसा नहीं था कोई, इसीलिए वो हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं छोड़ते थे। इसीलिए पाठ्य पुस्तकों को लाया गया, बहुत बड़ा कारण ये था। और भी तमाम कारण ज़रूर थे, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी था कि पाठ्य पुस्तक में हर चीज़ कंट्रोल्ड तरीके से लिखी हुई है, और टीचर को वही चीज़ हूबहू पढ़ा देनी है, उससे बाहर नहीं जाना है। तो ये पाठ्य पुस्तक, मतलब एक इलाके में, एक ज़िले में या एक स्टेट में जब आप एक किताब पढ़ाते हैं तो आप कितनी बड़ी विविधता को ख़त्म कर देते हैं। मेरी स्कूली शिक्षा जिस इलाके में हुई, देवरिया ज़िले में हुई, वहाँ पे मूलतः भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन नर्सरी से लेकर 12वीं तक की मेरी शिक्षा में मैंने बहुत कुछ पढ़ा। मैंने न्यूटन का सिद्धांत पढ़ लिया, मैंने सेल के स्ट्रक्चर को जान लिया, ग्रेविटेशन क्या होता है ये समझ लिया, मैंने अमेरिका और यूरोप का नक्शा देख लिया, ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रासलैंड्स हैं उसमें कौन से जानवर कूदते फांदते हैं, इसकी जानकारी मुझे मिल गई। लेकिन मेरे अपने इलाके में क्या होता है, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उसकी जगह उस पाठ्यक्रम में कहीं नहीं मिली। उस भाषा की तो एक झलक भी नहीं मिली जिस माहौल जिसमें मैं जीता था, जिसमें मैं पैदा हुआ था। भोजपुरी का एक वाक्य नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की स्कूली शिक्षा में मुझे पढ़ने को नहीं मिला किसी किताब में। जब सेंट्रलाइजेशन होता है तो ये
चीज़ होती है तब एकरूपता भी आती है, क्योंकि जब हुक्मरान जो ऊपर बैठा हुआ है वो अपनी भाषा, अपने विचार, अपनी चीज़ों को हम पे थोपेगा और हमारे विचार, हमारे अनुभव, हमारी समझ, हमारा ज्ञान उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसके ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। और ये चीज़ ऑनलाइन में भी होगी, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो राज्य सत्ता ऑनलाइन शिक्षा थोप रही है और जो बाजार इसको थोप रहा है, उसकी हमारी विविधताओं में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो जैसे उदाहरण के तौर पे मैकडॉनल्ड्स अमेरिकी कंपनी है, लेकिन वो हिंदुस्तान में जब अपने बर्गर बनाती है तो थोड़ी बहुत छौंक हिंदुस्तान यहाँ के मसालों की लगाती है, लेकिन वो छौंक मुनाफा कमाने के लिए लगाती है और वो आपको थोड़ी सी जगह देती है, बस गुंजाइश, ताकि आपके लालच को वो भुना सके, इससे ज़्यादा नहीं। आप ये सोचेंगे कि हम मैकडॉनल्ड्स के ऊपर नियंत्रण करके उसको कंट्रोल करें, तो ऐसा करने नहीं देंगे। वो उसका अधिकार नागरिकों को नहीं दिया गया है इस देश में। तो ये दूसरा खतरा है। और इसके बाद हमारी जो ये तीसरी बात थी, अब चौथी बात इसकी तरफ आते हैं, ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी हुई, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जो हमने सवाल शुरू में भी उठाया था कि जब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, शिक्षा ये शब्द तो है, तो जब आप शिक्षा की बात करेंगे तो ये सवाल उठाएंगे जो हमने शुरू में उठाया भी था कि शिक्षा किस लिए, शिक्षा का मकसद क्या है, हम शिक्षा के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ या तो वो होगा कि एक बेहतर समाज बने जहाँ पे लोगों का शोषण ना हो, एक ऐसा समाज बने जहाँ पे ब्राह्मणवादी वर्चस्व ना हो, जहाँ पितृसत्तात्मक नियंत्रण ना हो, जहाँ पे निजी पूंजी का वर्चस्व ना हो, जहाँ पे सामान्य शरीर का वर्चस्व ना हो। ऐसा समाज बनाने के लिए कैसी शिक्षा चाहिए होगी, ये सवाल उठाना पड़ेगा हमें। और इस तरह की शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या कैसी होगी, इस तरह की शिक्षा के लिए मानव व्यक्तित्व, मतलब शिक्षा का असल मतलब तो ये होता है कि मानव का जो पूरा व्यक्तित्व है उसका विकास किया जाए, उसके पूरे पोटेंशियल को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए हम जब शिक्षा बोलते हैं तो इसका आशय ट्रेनिंग से या प्रशिक्षण से बहुत फर्क होता है। ट्रेन करना, किसी को किसी चीज़ के लिए प्रशिक्षण दे देना, वो एक छोटा दायरा है। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग आप लेने जा रहे हैं, तो आप गाड़ी चलाना बस सीखेंगे, वहाँ पे आपको दूसरे मूल्य नहीं सिखाए जाते हैं। लेकिन जब हम शिक्षा लेते हैं, जब हम पहली से लेके 10वीं 12वीं उसके बाद ग्रेजुएशन करने जाते हैं, तो वहाँ पे हम केवल अक्षर ज्ञान की बात नहीं करते हैं। वो होता है, अक्षर भी हमको सीखना है, हमको नंबर्स भी सीखने हैं, हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखना है, हमको इतिहास भी सीखना है, भूगोल भी सीखना है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस सीखने का हिस्सा है, उस लर्निंग का हिस्सा है, और वो सब चीज़ें सीख कर ही मेरा व्यक्तित्व विकसित हो पाता है। और मेरी जो संभावनाएं हैं, मेरे व्यक्तित्व में जो पोटेंशियल है वो उभर पाता है, और मैं अपने बारे में आलोचनात्मक निर्णय ले पाता हूँ। मैं अपने और समाज के बीच के संबंध को परख पाता हूँ, जांच पड़ताल कर पाता हूँ। ये कैसे संभव होगा? ये तब संभव होगा जब मेरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, जब मेरा भावनात्मक एफेक्टिव डेवलपमेंट भी हो, जब मेरा शरीर का भी डेवलपमेंट हो, साइकोमोटर जिसे बोलते हैं। तो ये सीखने के अलग अलग आयाम हैं। सीखने में विश्लेषण करने की क्षमता, आलोचनात्मक जांच परख की क्षमता, संश्लेषण की क्षमता, सिंथेसिस, तुलना करना, अलग अलग तर्कों को एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रख कर समझ पाना, उस पर राय अपनी बना पाना, सही गलत का निर्णय दे पाना, ये कॉग्निटिव ज्ञानात्मक विकास। लोगों के साथ एक संवेदनात्मक स्तर पर जुड़ पाना, अलग अलग भावनाओं के अलग अलग संदर्भों को समझ पाना, दूसरे के भावनाओं को समझने के लिए उसके संदर्भ में खुद को रख के देख पाना, यानी दूसरों के नजरिए को समझ पाना,
उससे जुड़ पाना, ये विकास, भावनात्मक विकास, फिर शरीर का विकास, शारीरिक क्षमताओं का विकास, ये स्क्रीन के सामने बैठ के नहीं होता है। स्क्रीन के सामने बैठ के इसके एक बहुत छोटे हिस्से का विकास हो सकता है मैं कुछ अक्षर सीख जाऊं, कुछ संख्या ज्ञान मेरा बढ़ जाए, कोई वीडियो देखकर कुछ अच्छी बात सीख जाऊं मैं, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा। ये सारा विकास एक मुकम्मल तरीके से तभी संभव है, ये सीखना, जब मैं एक ऐसे समूह में हूं जिसके साथ मैं खुलकर, बिना डरे, बिना झिझके इंटरेक्शन कर पा रहा हूं, संवाद कर पा रहा हूं, बातचीत कर पा रहा हूं, उनके साथ तरह तरह के काम काज कर पा रहा हूं। तो इतना कुछ हो पाने की स्थिति में ही ये चीज़ शिक्षा अपने असली रूप में आ पाती है। ये सब कुछ ऑनलाइन में संभव नहीं है। तो ये एक पेडागॉजिक ऑब्जेक्शन है। अगर कोई ये कहे कि ऑनलाइन शिक्षा ये सारा काम कर लेगी, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, वो शिक्षा जो क्लासरूम में होती है, यूनिवर्सिटीज़ में होती है, उसमें इस ऑनलाइन शिक्षा के लिए गुंजाइश, जो ऑनलाइन माध्यमों से जो हमको फ़ायदे मिल सकते हैं, उसके लिए गुंजाइश बनाई जा सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि मैं इसको लेकर भी सावधान हूँ, आपको भी सावधान करूँगा, क्योंकि इस समय लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं, अच्छी बात है। खैर, तो कितना समय बच्चे गुजार रहे हैं, ये चिंता का सबब पूरी दुनिया में बना हुआ है। टेक्नोलॉजी, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जब ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा खतरा है, क्लाइमेट चेंज के खतरा हमारे सामने खड़ा है। तो ऐसे समय में हमको टेक्नोलॉजी के बारे में एक नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। हम तकनीक को अपनी ज़िंदगी में कितना स्थान देना चाहते हैं, खारिज नहीं करेंगे, खारिज करने की बात ही नहीं है। इंसान ने जो पत्थरों से जब लकड़ियां काटी थी या शिकार किया था, वो भी एक तकनीक है। और पक्षी जब घोंसला बनाते हैं तो वो भी एक तकनीक होता है। तो तकनीक को खारिज करने की तो बात ही नहीं है, लेकिन बात ये है कि तकनीक हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, तकनीक हमारी नैतिकता को प्रभावित ना करने लगे, हमारे नैतिक व्यवहार को, हमारे एथिकल जजमेंट को टेक्नोलॉजी जो है कंट्रोल ना करने लगे। ये हमको देखना पड़ेगा, इस पे हमको इसकी चिंता करनी पड़ेगी। और तकनीक, ये जो स्मार्टफोन और इंटरनेट की अभी की जो तकनीक है, वो किस कदर हमारे ऊपर हावी है। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, ये फेसबुक के डेटाबेस का, गूगल के डेटाबेस का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल ये कंपनियां भी करेंगी और जिसका इस्तेमाल सरकार भी करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? गूगल एक प्राइवेट फर्म है, फेसबुक एक मुनाफे पर आधारित प्राइवेट फर्म है। और जब इन कंपनियों के मुनाफे को, इन कंपनियों के जो कब्जा है जिस वर्ग का, उस कब्जे को बनाए रखने की बात होगी, तो कौन उसको बनाए रखने में मदद करेगा? सरकार करेगी। ये जो फौजें होती हैं, सेनाएं होती हैं, पुलिस होती है, जेल खाने होते हैं, वो क्यों होते हैं? और तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन वो निजी पूंजी का जो सत्ता है, उसको बनाए रखना उनका बहुत बड़ा मकसद है। उस पर आप हमला करने जाएंगे तो राज्य आपको रोक देगा, और इसके सबूतों की कमी नहीं है। तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का रोल, इस पे नए सिरे से हमें सोचना चाहिए। तो मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी और ख़ासतौर से ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में हमारे असल क्लासरूम्स, हमारे असल कैंपसेस का स्थान स्क्रीन नहीं ले सकता। मोबाइल का या इंटरनेट या कंप्यूटर का, लैपटॉप का स्क्रीन नहीं ले सकती है। तो एक पेडागॉजिक ऑब्जेक्शन है हमारा। और दूसरा, ये बहुत ही स्थापित बात है कि, और ये बात मैं हालांकि शायद आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे जो सिद्धांत हैं शिक्षा शास्त्र के, मनोविज्ञान के, वो बहुत साफ है इस मामले में कि बच्चे तभी सीखते हैं जब वो एक ऐसे माहौल में जब में हों, हैं, जहाँ पे उनके हमउम्र बच्चे उनके साथ हों और वयस्क उनके आसपास हों। तो ये काम जाहिर बात है कि स्कूलों के बाहर भी होता ही है, लेकिन स्कूलों के भीतर ये काम एक और गहन तरीके से होता है।
और ये यहाँ पे एक बात और मैं जो उठाऊंगा कि स्कूलों की स्कूली सिस्टम जो हमारा है, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, मैं उसका गुणगान नहीं करना चाहता हूँ। उसमें बहुत खामियां हैं। एक खामी हमने जैसे बात भी की, सेंट्रलाइजेशन एक बहुत बड़ा उसका एस्पेक्ट है, और बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इनका जो संस्थागत स्वरूप है हमारे स्कूलों का, यूनिवर्सिटीज़ का, उसको ख़त्म करके दूसरे तरह की संरचनाएं बनाने की बात की है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि समुदाय से एक अलगाव है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम का और इवन स्कूली एजुकेशन सिस्टम का। तो वो अलगाव खत्म करना ये एक अपने आप में एक चुनौती है। लोकतांत्रिकरण करना शिक्षा व्यवस्था का ये चुनौती है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा इसका हल नहीं देती दिख रही है। तो कोई ये कहे कि वो ऑनलाइन जाके लोकतांत्रिकरण कर रहा है, तो अभी के संदर्भ में तो ये बात गलत है, झूठी है, मक्कारी है, ये धोखा है। और इससे जुड़ी एक और बात, हमारे स्कूली व्यवस्था, हमारे यूनिवर्सिटीज़ बहुत ख़राब हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक अदद क्लासरूम होता है और एक अदद टीचर, जिसकी उपस्थिति में जिस हम बच्चे थे तब पढ़ते थे, आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं और युवा जो हैं वो भी पढ़ते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम की ज़रूरत, और क्लासरूम हो चाहे कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग एक खास मकसद से, सीखने के मकसद से इकट्ठे हुए हों और जहाँ पे बाहरी व्यवधान ना हो, ये एक खास सेटिंग जो है, फिजिकल सेटिंग, ये पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। अब ये जो लाइव सत्र चल रहा है, मैं अपनी बात आपसे बड़े इत्मीनान से कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई व्यवधान नहीं है। हालांकि मेरी बिल्ली जो मेरे साथ रहती है, हमारे साथ रहती है, वो आने की कोशिश कर रही थी बीच में, लेकिन वो अचानक शराफत दिखाते हुए वो बिल्कुल लैपटॉप के बाजू में आके लेट गई है। लेकिन वो चाहती थी उस स्क्रीन के सामने भी आ सकती थी। तो घर में तो मतलब ये एक तरह का व्यवधान है, दूसरे तमाम तरह के व्यवधान हो सकते हैं। शाम के वक्त पानी भरने का टाइम हो जाता है, सुबह के वक्त लोगों को भूख लगाती है, कभी बाजार जाना है, कभी कोई घर पे आ गया, इस तरह के डिस्टर्बेंसेस। दूसरा, इस देश में जितने लोग हैं, 25 करोड़ बच्चों का हवाला अभी दिया था दीक्षा कार्यक्रम में, क्या वो सभी 25 करोड़ बच्चे इस हालत में हैं कि वो अपने घर के किसी कमरे में या किसी कोने में, जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, 1-2 घंटे इत्मीनान से सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे सके? यह सुविधा कितने घरों में उपलब्ध है? समय के ऊपर ध्यान दें। जी जी जी, 7 बज गए, मैं 15 मिनट और लूंगा बस। तो क्लासरूम में जब आप बच्चों को नहीं आने देंगे, जब आप क्लासरूम उनसे छीन लेंगे, तो आप असल में लोगों को शिक्षित होने के लिए जो एक ज़रूरी शर्त है उसको भी ख़त्म कर देंगे, शिक्षा ही छीन लेंगे आप। तो क्लासरूम का महत्व है। अब क्लासरूम के अंदर लोकतांत्रिक स्थिति होनी चाहिए, ये एक चुनौती है। वो कैसे लाएंगे, उसकी लड़ाइयाँ हमें लड़नी है, उसकी रणनीति हमें बनानी है। लेकिन ये तो सवाल कोई ख़त्म करने की बात हो गई। ये जो ऑनलाइन शिक्षा है, यहाँ पे तो लोकतंत्र वगैरह सब गया, बटिया मेट, शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी लोगों को। और दूसरी बात ये भी है, आप स्क्रीन पे होते हैं तो आप, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप भी देख रहे होंगे, दूसरे वेबसाइट्स भी हैं आपके स्क्रीन पे, वो भी आपका ध्यान खींच रहे हैं। आप बीच में फ़ोन में बात भी कर सकते हैं, तो ये आपका ध्यान भटकाने वाली बात है। और जब आप पढ़ाई करनी है, आपको सीखना है, तो उस वक्त अगर आपका ध्यान इतना भटकता रहेगा तो आप पिछड़े आएंगे, जाहिर सी बात है। और ये खतरा यहाँ पे है कि एक अभिजात्य वर्ग होगा जो ऑनलाइन, जो क्लासरूम में बैठ के शिक्षा लेगा, और जो बाकी के लोग होंगे, बाकी के युवा और बच्चे होंगे जो पैसा नहीं दे सकते हैं, बड़ी बड़ी फीसें नहीं दे सकते हैं, उनको ऑनलाइन की तरफ धकेला जाएगा। ये संभव हो सकता है। तो जाहिर बात है कि उनके सीखने का जो स्तर है वो कमतर हो जाएगा, जो जिनको ऑनलाइन की तरफ धकेला जाएगा, और जो क्लासरूम में बैठ के सीख रहे होंगे वो ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे। आखिर ये जो असर की रिपोर्ट्स आती हैं कि ये बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, 5वीं तक के बच्चे, वो किस वर्ग और किस जाति के बच्चे हैं, ये सवाल उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। और ये एक नीतिगत फैसला किया गया इस देश में कि इस जाति के और इस वर्ग के बच्चों को हम बेहतर शिक्षा नहीं देंगे। ये कोई हवाई बात नहीं अचानक हो गई है, ये नीतिगत फैसला है जो भारत की राज्य सत्ता ने लिया है कि दलितों को, बहुजनों को, पिछड़ी जातियों को, जनजातियों को और मुस्लिमों को
हम शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखेंगे, दरकिनार करेंगे। और इसीलिए सरकारी स्कूलों को खस्ता हाल किया गया, इसीलिए फेल करके बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ धकेलने की बात हो रही है, और इसीलिए आज के दौर में ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही है। क्योंकि ये इस जाति के बच्चे, पिछड़ी जातियों के बच्चे ही होंगे जिनके पास न नेटवर्क होगा, न इंटरनेट होगा, न वो सुविधाएं होंगी, न उस तरह के घर होंगे, न ऐसा माहौल होगा कि वो ऑनलाइन शिक्षा का कोई फायदा ले सकें, और वो पिछड़ते जाएंगे। और स्कूलों से तो उनको बाहर धकेल ही दिया गया है, सरकारी स्कूलों की जो हालत है उसको खराब करके। तो ये एक पेडागॉजिकल ऑब्जेक्शन है ऑनलाइन शिक्षा के खिलाफ, जो महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात जो बार बार आ चुकी है लेकिन दोहरा दूंगा, एक्सेस, पहुंच, कितने लोग इंटरनेट तक पहुंच पाए हैं। अब यूनेस्को का एक आंकड़ा है जो अभी पिछले एक हफ्ते में आया है कि पूरी दुनिया में 82 करोड़ बच्चे हैं जो ऑनलाइन शिक्षा की तरफ धकेल दिए गए हैं, और इनमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास न इंटरनेट है, न कंप्यूटर है। इसमें भारत के भी बच्चे भी शामिल हैं। और सरकार चाहे जितना भी दावा कर ले, खुद दिल्ली सरकार की जो मैंने जिक्र किया था, तो दिल्ली सरकार ने जो ऑनलाइन शिक्षा की कवायद की है उसमें ये बात सामने आई है कि 11वीं 12वीं के लगभग 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या जिनकी पहुंच स्मार्टफोन के जरिए उस ऑनलाइन एजुकेशन तक नहीं बन पाई जो दिल्ली सरकार ने इस दौरान दी है। तो ये एक्सेस का जो मसला है ये भी एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। और अंत में, चूंकि 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो अंत में हम अब थोड़ी सी बात कर ले कि क्यों ये सब इतनी, ये पहलू जो हमने बात की है, ये कोई नई बातें नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, इनको ज़्यादातर लोग जानते हैं। और जैसा आपने कहा था कि पढ़े लिखे लोग समझते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग तो समझते हो, मुझे इसमें शक है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं। और सरकार में जो लोग बैठ के नीतियां बना रहे हैं वो तो पक्के तौर पे जानते हैं कि ये सब खतरे हैं। ऐसा तो संभव ही नहीं कि वो ना जानते हो, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो राष्ट्रभक्त सरकार है जो गरीबों की दुहाई देती है, अंबेडकर का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाती है। अंबेडकर के जन्मदिन को इस साल राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है, जो फूले की बात करती है। फिर भी ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? एक ऐसी प्रणाली हम पे क्यों थोप रही है जो दलितों को, बहुजनों को, पिछड़ी जो अनुसूचित जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनको बाहर कर देगी? वो सरकार इसलिए ऐसा कर रही है ताकि आप बाहर हो जाएं। वो बहुत सोच समझकर ऐसा कर रही है। और ये जो ब्राह्मणवादी राज्य सत्ता है उसने पिछले 70 साल में यही किया है, एक नीतिगत तरीके से लोगों को रोके रखा है, बाहर रखा है, या उनको बाहर करने के उपाय किए हैं। और ये जो नई सरकार है इसने भी यही काम किया है। आप अगर देखिए तो स्कूली शिक्षा में या उच्च शिक्षा में लगातार कटौती करना, उनकी स्थिति खराब करना, ये किसको सबसे ज़्यादा, किसके ऊपर असर पड़ता है? जब यूनिवर्सिटीज़ की फीस बढ़ाई जाती हैं तो किन लोगों के, किन बच्चों के, बच्चियों के बाहर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? स्कूल जब बंद किए जाते हैं तो किसकी शिक्षा सबसे पहले बंद होती है? इसका जवाब आपको मालूम है। और ये सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है, ये हमारी राज्य सत्ता का चरित्र है। तो एक कारण ये है कि ऑनलाइन शिक्षा हम पे थोपी जा रही है, क्योंकि ये एक ब्राह्मणवादी राज्य सत्ता है जो चाहती ही नहीं है कि बराबरी की शिक्षा हर बच्चे, हर बच्ची, हर युवा को मिल सके। और दूसरी बात, ऑनलाइन शिक्षा के पीछे एक बहुत बड़ा बाजार है। गूगल और एक दूसरे का किसी कंसल्टेंसी फर्म ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी 2017-18 के आसपास, जिसमें ये कहा गया था कि ऑनलाइन शिक्षा का 2016 में भारत का जो बाजार है उसका आकार है लगभग 2000 करोड़ रुपए का, $247 मिलियन। इतना बड़ा बाजार 2016 में। और उस रपट में ये प्रोजेक्ट किया गया, अनुमान लगाया गया कि 2021 में ये बाजार बढ़ करके $2 बिलियन का हो जाएगा। $2 बिलियन मतलब शायद 15,000 करोड़ रुपए। इतना बड़ा बाजार ऑनलाइन शिक्षा के पीछे है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत की ताल ठोंक रही है ये सरकार, असल में ये इस इतने बड़े बाजार को भी आगे बढ़ाना चाहती है। और इस बाजार में इस देश की
पूंजी भी है और इस देश के बाहर की पूंजी भी शामिल है। सबके लिए बराबर के मौके होंगे, चाहे वो विदेशी पूंजी हो चाहे वो देशी पूंजी हो। इस मामले में सरकार पूरी तरह समता मूलक सरकार बनी रहेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। वो पूंजी के बीच में भेदभाव नहीं करेगी। पूंजी को अलग अलग देसी विदेशी खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराना, ये WTO में कहा गया है कि जो कंपनियां हैं चाहे किसी देश की हो बाहर की हो, उन सबको एक समान ट्रीट करना चाहिए सरकारों को। ये WTO की शर्त है। WTO कितना समतावादी है। जो सरकारें इस देश हमारे देश के नागरिकों को समता के दृष्टि से नहीं देख पाई, वो सरकारें कंपनियों को पूरी बराबरी की नजरिए से देखेंगी। वो कंपनियों में फर्क नहीं करेंगी कि ये देश की कंपनी है या विदेशी कंपनी है। वहां पे वो नियमों की पाबंदी को पूरा निभाएंगी, पूरी तरह पूरी दिल से निभाएंगी, क्योंकि वो संविधान के नियम नहीं है, वो विश्व व्यापार संगठन के वैश्विक बाजार के नियम है, जिसको निभाना इस राज्य सत्ता की जवाबदेही है, बुनियादी जवाबदेही है, क्योंकि ये पूंजीवादी राज्य सत्ता है। अब उस पूंजीवाद में नव उदारवाद कैसा है, नव उपनिवेशवाद कैसा है, और इस बारीकियों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक पूंजीवादी ब्राह्मणवादी राज्य सत्ता आपके ऊपर ऑनलाइन शिक्षा का जाल बिठा रही है, और इससे हमको सावधान होने की, संभलने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। इसको समझने की भी ज़रूरत है। जैसा कि कहा गया कि बहुत सारे लोग समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको हमारे तर्क तैयार रखने चाहिए। और इस सारी बातचीत के पीछे का मकसद ये नहीं है कि हम तकनीक का या ऑनलाइन तौर तरीकों का बायकॉट कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन ये इस्तेमाल कैसा होगा, इसका फैसला हम लेना चाहेंगे। इसका फैसला टीचर्स लेंगे, इसका फैसला स्टूडेंट्स लेंगे, इसका फैसला वो लोग लेंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, समुदाय लेगा, नागरिक लेंगे इस देश के, और इंसान लेंगे, वो सभी इंसान जिनके ऊपर ये थोपा जाता है और जिनकी मेहनत से ये तंत्र चलता है। तो इसलिए दोस्तों, हमको आज के समय में इस पूरे जाल को समझ के अपनी रणनीतियों को नए सिरे से समझने सोचने का काम करना पड़ेगा। और ये जानना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक बात कह दूं कि ये सरकार जो आइडियोलॉजिकल और हमला हम पे कर रही है अलग अलग तरीकों से, उससे बचने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक व्यक्ति के तौर पे भी अपनी स्वायत्तता को और अपनी सहजीविता जो है, हम लोग का जो जुड़ाव है, उसको समझें और उस परख के ऊपर अपनी आलोचना को बनाएं, और ये फिर अपनी दिशा तय करें, अपने आंदोलनों की दिशा तय करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बातचीत को ख़त्म करूंगा। यहाँ पे 1 घंटे के ऊपर बातचीत हो गई है। अगर कोई कमेंट, कोई टिप्पणी हो तो आप लोग कह सकते हैं। हाँ संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हुए होंगे मेरी बातों से, और हर चीज़ पे सहमत होने की तो कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। तो हमारी बातचीत जारी रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत में इस विचारधारा का संगठन कैसे खड़ा किया जाए, इस बारे में जानकारी दीजिए। अच्छा, ये एक सवाल है। देखिए, अब संगठन कैसे खड़ा किया जाए, ये तो आप संजय जी हैं, और जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो बाकी इस बारे में बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, ज़्यादा समझा सकते हैं आपको। बाकी अब समय नहीं बचा है, क्योंकि बड़ा डिटेल मामला है, संगठन कैसे बनाए। और जाहिर बात है, उसमें सबसे बुनियादी बात होती है लोगों के बीच जाना। मतलब लोगों के बीच हम नहीं जाएंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, उनके सरोकारों से अपने सरोकारों को नहीं जोड़ेंगे, तो संगठन नहीं बन सकता है, सामूहिकता नहीं बन सकती है। और ये जो पूंजीवादी दौर है नव उदारवाद का, ये बिखराव को बढ़ावा देता है कि लोग टूट जाएं, लोग अलग थलग पड़ जाएं तमाम तरीकों से। यहाँ तक कि स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया है लोगों का, आप सोचिए ना, जितना समय स्क्रीन के सामने हम देते हैं, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले वो इतना समय लोग स्क्रीन पे नहीं खर्च करते थे। बच्चे मोहल्लों में आस पड़ोस में खेलते थे, लोग बाग एक दूसरे के घर जाते थे। वो परिस्थितियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। लोग अपने घरों में बैठ के स्क्रीन पर देख के सामान मंगा लेते हैं, उसमें खुश रहते हैं। तो एक उपभोक्तावादी संस्कृति का भी प्रसार स्क्रीन के ज़रिए बहुत हुआ है। तो खैर, तो ऐसा कुछ सवाल वगैरह अभी दिखाई नहीं दे रही है। बस तो फिर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हम अपने संघर्षों को जारी रखेंगे, और ख़ास तौर से मैं सॉलिडेरिटी, अपनी प्रतिबद्धता, हम लोग अपना जो समर्थन है उन बहादुर लड़कियों के साथ व्यक्त करना चाहेंगे जिनको आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जिंदाबाद साथी।